Hello guys, so this is our second lecture of free income tax series for the assessment year 22-23। तो कल हमने एक अपलोड किया था अपना फर्स्ट लेक्चर एंड सेकंड लेक्चर हम अभी अपलोड मतलब अभी कर रहे हैं, मतलब जस्ट उसके नेक्स्ट डे। ठीक है, तो बस जैसे कि कल मतलब वीडियो आपने देखा, आपको अच्छा लगा, आपने लाइक किया, लाइक तो किया, बट मैं बस ये चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट भी करें। कमेंट इन द सेंस कि अच्छा ही ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा ही कमेंट करें। जो है मतलब आपको अगर बेकार लगा वो भी कमेंट करो कि आपका वीडियो बेकार है, आपका वीडियो में ये चीज की नीड है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, तो ताकि मैं उसको अगले वीडियो में इम्प्रूव कर पाऊँ। और कल ऐसी मेरे पास कोई भी ऐसी नहीं आई कि भाई आपकी वीडियो में थोड़ी सी ये है वो है। बस कुछ ही कमेंट आए बच्चों के रिपीटेटिव, तीन चार बच्चों के, बस एक्सेट्रा किसी ने भी कुछ कमेंट नहीं किया। और व्यूज मतलब देखा लगभग सबने। तो मैं बस यही कहूंगा कि आप कमेंट भी करें तो अच्छा रहेगा, बाकी आपकी मर्जी। तो आइए, कल हमने स्टार्ट अपना कंप्लीट कर लिया था। कल हमने आपका कंपनीज तक कंप्लीट कर लिया था, आपको पता होगा हमने कल कंपनी की डेफिनेशन वगैरह देख ली थी, है ना। ये देखिए हमने कल कंपनीज की डेफिनेशन देख ली थी। आज हमें जो करना है वो करना है पार्टनरशिप फर्म से, मतलब फर्म्स वगैरह से। और फर्म याद रख लीजिए, इनकम टैक्स के पर्पज से, इनकम टैक्स के पर्पज के लिए फर्म के अंदर सिर्फ आपको दो चीज याद रखनी है। फर्म के अंदर दो चीज आती है, क्या आती है? पार्टनरशिप फर्म एक तो आती है जो कि 1932 के अंदर है, और दूसरा एलएलपी। एलएलपी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ठीक है, ये दोनों फर्म के डेफिनेशन के अंदर आता है, ये आपको याद रखना है। अब पार्टनरशिप क्या होता है ये आई थिंक मेरे बताने की नीड नहीं है, क्योंकि आप ट्वेल्थ से पढ़ते आ रहे हैं पार्टनरशिप क्या होता है। तो पार्टनरशिप को एटलीस्ट मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ना ही एलएलपी की। एलएलपी आपने फाउंडेशन में पढ़ रखे हैं। बट चाहे अगर हम बात करें इसके रियल लाइफ एग्जांपल की, तो जितने भी सीए फर्म होते हैं, जितने भी सीए फर्म होते हैं, जितने भी एक्सेप्ट कुछ बड़े बड़े, वो सारे पार्टनरशिप फर्म होते हैं। आपने देखा होगा आर के एन एसोसिएट, या फिर के आर खुराना एंड एसोसिएट, या फिर पीडब्ल्यू, मतलब पीडब्ल्यूसी तो अलग हो गया, मतलब बिग फोर के अलावा और कुछ सीए फर्म जो मतलब बहुत बड़े सीए फर्म है, जैसे कि मैं एग्जांपल नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे। तो उन सब के अलावा जितने भी हमारे पास सीए फर्म है, चाहे वो मिड साइज है चाहे वो छोटे सीए फर्म है, वो सारे पार्टनरशिप के अंदर आते हैं। उसमें क्या होते हैं कि आपके तीन चार पार्टनर मिलके एक साथ बिजनेस करते हैं, एक साथ बिजनेस करते हैं। पार्टनरशिप में भी वही होता है। पार्टनरशिप होता क्या है, जिसमें दो तीन बिजनेस, मतलब दो से ज्यादा पर्सन मिलके एक साथ बिजनेस करते हैं कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, प्रॉफिट को शेयर करते हैं इक्वली, अगर कुछ नहीं लिखा तो वो सेम प्रोसेस सीए फर्म में भी होता है। ठीक है, सीए फर्म बेसिकली पार्टनरशिप फर्म होती है। ठीक है, एक्सेप्ट कुछ, और जो कुछ है वो क्या है, केपीएमजी जैसे हो गया, पीडब्ल्यूसी हो गया, या फिर आपका ईवाई हो गया, या फिर डिलॉयट हो गया। ये सब क्या होते हैं? ये सब एलएलपी होते हैं। मैंने क्या कहा? ये सब एलएलपी होते हैं। ठीक है, एलएलपी में आपको पता होगा जिसमें दोनों के फीचर होते हैं, मतलब मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती पार्टनरशिप, मतलब पार्टनर्स कितने भी हो सकते हैं, और मिनिमम आपके दो होने चाहिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा एलएलपी। तो जितने भी हमारे पास बिग फोर है, आपका केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, डिलॉयट एंड ईवाई, ये सारे एलएलपी के अंदर आते हैं। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल एग्जांपल कि क्या था पार्टनरशिप फर्म, क्या था एलएलपी। डेफिनेशन पार्ट ना ही आपके बुक में दी हुई है फर्म के डेफिनेशन के अंदर, ना ही आपको कुछ इतना डिटेल में अभी इनकम टैक्स के पर्पज के लिए इनको समझने की जरूरत है कि इसमें कितने मैक्सिमम होने चाहिए, कितने मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, वो आपको पता होगा, अपने ट्वेल्थ लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। अब सेकंड हमारे पास एसोसिएशन ऑफ पर्संस, ये आपने नहीं पढ़ा होगा। एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होते हैं? देखिए हमने बात की थी पर्सन्स की, पर्सन्स की कल हमने डेफिनेशन में बात की थी कि पर्सन की डेफिनेशन के अंदर नेचुरल पर्सन मतलब हम आप भी आते हैं, प्लस कंपनीज भी आते हैं, प्लस फर्म भी आते हैं, है ना, और बाकी जो भी थे वो सब आते हैं। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा पर्सन, अब दो या दो से ज्यादा पर्सन का मतलब जैसे कि मान लीजिए, मैं इसके पहले डेफिनेशन बता देता हूँ। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब क्या हो गया? जब दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलके एक साथ एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, मैंने क्या कहा यहाँ पे, एक वर्ड की वर्ड है कि कॉमन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कॉमन पर्पस के लिए वो क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। कॉमन पर्पस के लिए कुछ बाइंग एंड सेलिंग, मतलब कह सकते हैं बिजनेस करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। तो उसको हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहते हैं। उसको हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहते हैं। बेसिकली वो पार्टनरशिप की तरह काम नहीं करना चाहते, बट वो साथ में बिजनेस करना चाहते हैं किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहेंगे। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए
आप एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग में रहते हो, वो आपका है, ठीक है। आपके बगल में एक कंपनी है, मान लीजिए PQR लिमिटेड, और आपके बगल में एक पार्टनरशिप फर्म भी है, एबीसीएन एसोसिएट, ठीक है। तो आप तीनों मैंने क्या कहा, आपका एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग है आपके एरिया में, ठीक है। उसी एरिया में ना एक कंपनी भी है, उसी एरिया में एक फर्म भी है। हम छोटा ही एग्जांपल लेते हैं, एक ही एक का लेते हैं, बड़ा नहीं लेते। अब मान लीजिए आप रात को जब सो के उठे तो आप देखते हो कि आपके एरिया में क्या है, चनिया चोली का बहुत सारा बॉक्स रखा आ गया, बहुत सारा बॉक्स रखा गया, ना ही वो आपका है, ठीक है, ना ही वो उस पार्टनरशिप फर्म का है, ना ही वो कंपनी का है। आपने क्या किया, आप तीनों ने क्या किया, आप, क्योंकि कंपनी के मतलब कौन आएंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर आएंगे, पार्टनरशिप के कौन आएंगे, जो वर्किंग पार्टनर है वो आएगा। आप तीनों ने ये डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं इसको, क्योंकि हमारे एरिया में लिखा गया कोई लेने ही नहीं आ रहा, आपने वेट कर लिया, आपने 2 हफ्ता वेट कर लिया, 3 हफ्ता वेट कर लिया, अब क्या आप सोच रहे हो कि इसको हम यूज इतना कैसे करेंगे, हम इसको बेच देते हैं, जो पैसा आएगा हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो आपने क्या किया, आप ज्वाइंटली मिल गए, मतलब एक तो फर्म, PQR लिमिटेड कंपनी, और एक आप इंडिविजुअल, ठीक है, आप तीनों आपस में मिल गए और उस चनिया चोली को बेचने के लिए आपने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया, और फिर उसको आपने बेच दिया, और जो भी पैसा आया उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसे ही कहते हैं हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है, जो हम पार्टनरशिप की तरह नहीं करना चाहते, बट कुछ पर्सन्स के अंदर नेचुरल पर्सन्स भी आते हैं, फर्म भी आते हैं, कंपनी भी आते हैं, और अदर जो पर्सन के डेफिनेशन के अंदर हम देखा था वो भी आ सकते हैं। जब ये साथ मिलके एक बिजनेस करते हैं पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, तो उसे ही हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहते हैं। इसमें भी एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे कि इसमें अगर हम देखें तो इसमें मिस्टर यस एक इंडिविजुअल है, ये कंस्ट्रक्शन का लिया हुआ है कि इन्होंने कंस्ट्रक्शन साथ में मिलकर करना है, तो इन्होंने ऐसे किया। जैसे कि ये देख सकते हैं, मिस्टर यस है, एबीएन कंपनी, और एबीसी का मतलब एक इन्होंने वो कंपनी भी ले लिया है, एक्सपी लिमिटेड। तो इन्होंने कंस्ट्रक्शन का ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए साथ में बिजनेस किया, तो इसे इन्होंने एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सिर्फ इंडिविजुअल्स होते हैं, मैंने क्या कहा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में सिर्फ इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं, ना ही वो पार्टनरशिप की तरह होते हैं। बट बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का पार्टनरशिप, बट ये पार्टनरशिप की तरह अपने आप को ट्रीट नहीं करवाते, ठीक है। ये चाहते नहीं कि हम पार्टनरशिप की तरह फॉर्म हो, तो इसलिए ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बना लेते हैं। इसका एग्जांपल हम कह सकते हैं मेंबर्स, जो हमारे क्लब होते हैं वो सब, या फिर म्यूचुअल ट्रेड एसोसिएशन होते हैं, ठीक है। अब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन में एक तो डिफरेंस, एक तो ये है कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में ओनली नेचुरल पर्सन आते हैं, और जो हमारे एसोसिएशन ऑफ पर्सन है उसमें सारे पर्सन आते हैं ना, आपके पार्टनरशिप फर्म भी, कंपनी भी, और नेचुरल पर्सन भी। बट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में ओनली नेचुरल पर्सन ही आते हैं। दूसरा कि मैंने बताया था कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए होता है, आपका कॉमन पर्पस होना चाहिए, इसका कीवर्ड है। अगर कॉमन पर्पस नहीं है तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन आप फॉर्म नहीं कर सकते। बट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में आपका कॉमन पर्पस हो भी सकता है, ठीक है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में आपका कॉमन पर्पस हो भी सकता है और कॉमन पर्पस नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा थोड़ा डिफरेंस। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा इसका जो अगर अगला डेफिनेशन हमारा वो है हमारे पास लोकल अथॉरिटी का। लोकल अथॉरिटी क्या होता है, नगर निगम वाले जो होते हैं उन्हें ही लोकल अथॉरिटी कहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अ, मुंबई महानगर नगर निगम कॉरपोरेशन है ना, आपने देखा होगा कि वाराणसी नगर निगम कॉरपोरेशन है ना, वैसे दिल्ली, साउथ दिल्ली नगर निगम कॉरपोरेशन, या फिर आपका चेन्नई नगर निगम कॉरपोरेशन, ये सारे क्या है, ये सारे लोकल अथॉरिटी, मतलब म्युनिसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ये सब जो होते हैं किसके अंदर आते हैं, लोकल अथॉरिटी के अंदर आते हैं। और यहाँ पे इन्होंने कुछ बात की गई है इनके इनकम टैक्स के पर्पस के लिए, तो वो हम इनकम टैक्स में ही देखेंगे, यहाँ पे इसको समझ के कुछ फायदा नहीं है, जब हम मतलब आगे ही देखेंगे। अब हमारे पास अगला डेफिनेशन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अब देखिए हमने कितने की बात की है, हमने लोकल अथॉरिटी की बात की, हमने समझ लिया जो नगर निगम वाले होते हैं। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की बात की, हमने कहा कुछ इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन साथ में मिलकर कॉमन पर्पस से हो भी या हो ना हो उनके लिए बिजनेस करते हैं। हमने एसोसिएशन ऑफ पर्संस की बात की, हमने जिसमें देखा कि साथ में पर्संस मतलब सब पर्सन आ जाते हैं। फिर हमने फर्म की बात की, हमने कंपनीज की बात की थी, जिसमें डोमेस्टिक फॉरेन सब देखा था हमने। और उसके पहले हमने HUF की बात की थी, और उससे पहले हमने किसकी बात की थी, इंडिविजुअल की बात की थी। अब इनके अलावा भी तो हमारे पास कुछ पर्सन बचते हैं। इनके अलावा हमारे पास कौन बचते हैं, हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बचते हैं, मतलब कह सकते हैं यूनिवर्सिटीज बचती है, स्कूल्स बचते हैं।
उसके अलावा हमारे पास बार काउंसिल्स बचते हैं, उसके अलावा हमारे पास कोर्ट्स वगैरह बचते हैं। मैं कहने का मतलब है हॉस्पिटल्स बचते हैं ना, हॉस्पिटल्स अगर वो हमारा स्पेसिफिकली किसी उस पे कंपनी वगैरह या वो सब नहीं है तो ठीक है। तो ये सब, इनके अलावा जो भी पार्टिकुलर हमारे पास जो पर्सन्स, मैं कहूंगा क्योंकि इनको पर्सन्स कहा गया है, तो इनके अलावा कोई भी आपका पर्सन जो बचा हुआ है तो उसको हम आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की कैटेगरी में डाल देते हैं इनके अलावा, ठीक है। इसका एग्जांपल वही मैंने जो कहा, जैसे यहाँ पे अभी लिखा भी हुआ है कि बार काउंसिल देख सकते हैं, ये रहा बार काउंसिल, यूनिवर्सिटीज, ये सब ये रहा, है ना। तो और ये था हमारा थोड़ा पर्सन की डेफिनेशन। तो पर्सन की डेफिनेशन में 7 चीज थे, हमने उसको सातों को कवर कर लिया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने बता रखा है कि इनकम की डेफिनेशन क्या होती है। इनकम की डेफिनेशन उन्होंने बोली कि आपकी जहाँ, जैसे कि आपने सैलरी इनकम अर्न किया, आपने मान लीजिए आपने अपने बिजनेस से इनकम अर्न किया, आपने जो भी इनकम अर्न किया उन सब पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए, डिविडेंड ये सब। देखिए ये सब मैं आपको यही करूंगा कि अभी फिलहाल ये देखिए कितने सारे, लगभग 23-24 एग्जाम्पल इन्होंने दे दिए। अभी आप इनमें से कोई सा, मैं तो कहूंगा ये जो काट दीजिए अपने, अगर आप बुक लेके अभी मेरे साथ बैठे हैं तो ये जो है 2.4 डेफिनेशन ऑफ इनकम, इसको काट दीजिए, किसी काम का नहीं है, क्योंकि हम आगे इन सबको तोड़ तोड़ के पढ़ने ही वाले हैं। और जब आप पूरा बुक पढ़ लोगे तो ये अपने आप ही आपको पूरा रिकॉल हो जाएगा। और ये अभी आप अगर रटने भी बैठोगे, रट भी लोगे तो भी आज ही रट पाओगे, कल भूल जाओगे। इससे बड़े यही है कि इन 23-24 चीज को आप अभी ना पढ़ो, अभी इसको रहने दो, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ इनकम अभी आप फिलहाल, मैं कहूंगा कि डेफिनेशन ऑफ इनकम मतलब मैंने वही कहा कि जो भी हमारी इनकम होती है, बेसिकली हम कह सकते हैं कि बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो हमारा जो बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है, अगर हम एम्प्लॉय हैं, सैलरी मिल रही है तो हमारी इनकम हो जाएगी, डिविडेंड हमें मिल रहा है वो इनकम हो जाएगी। तो और इन्होंने बस यही इसको एक्सटेंड करते हुए सब चीज को इंक्लूड कर दिया जो जो हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत चीज हो सकती है जो इन्होंने नहीं डाला है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये कहूंगा कि फिलहाल ये जो इनकम की डेफिनेशन है इसको थोड़ा सा आप इसको कम कर दो, इस वाले पेज को आप काट दो इतना तक, ठीक है। यहाँ तक आप इसको काट सकते हैं, 23 जो पॉइंट है यहाँ तक किसी काम का नहीं है, ठीक है। हमें जो समझने वाली बात है इनकम में वो ये समझना है, यहाँ से सेकंड पॉइंट जो इसका ये रहा, हमें यहाँ से समझना है। अब बुक लेके बैठे तो अंडरलाइन कर सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट, कि भैया हमें कौन कौन सी इनकम इनकम टैक्स के अंदर टैक्सेबल करनी होती है, कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं करनी होती है, हमें ये समझना होता है। पहला है कि रेगुलर रिसिप्ट वर्सेस कैजुअल रिसिप्ट। इस मतलब ये कहना चाहते हैं कि क्या हम रेगुलर रिसिप्ट को टैक्सेबल करते हैं या फिर कैश, मतलब क्या ओनली हम रेगुलर रिसिप्ट को ही टैक्सेबल करते हैं, क्या हम कभी भी आपका कैजुअल रिसिप्ट को टैक्सेबल नहीं करते। यस, तो ये इनकम टैक्स में इसका बहुत मतलब ए लाइन सही लिखा हुआ है कि हम ऑलवेज इनकम टैक्स में रेगुलर रिसिप्ट को टैक्सेबल करते हैं, कभी भी कैजुअल रिसिप्ट को टैक्सेबल नहीं करते हैं। ये राइट है। बट कुछ कैजुअल रिसिप्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। इवन सर्टेन, ये देखिए ये रहा, even certain casual receipt which do not arise treated as income for tax purpose, ये हमारे पास है क्या, winning from lotteries और क्रॉसवर्ड पजल्स, ये सब मतलब कुछ कैजुअल रिसिप्ट है जिसपे हमें टैक्स पे करना होता है। वो टैक्स, वो हमारे कैजुअल रिसिप्ट क्या है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, मतलब लॉटरी वगैरह से आपको अगर लॉटरी लग जाती है तो उसपे फ्लैट 30% का टैक्स रेट लग जाता है, ये आगे आपको पता चलेगा। और या फिर आपका क्रॉसवर्ड पजल्स वगैरह ये सब, ठीक है। ये सब हमारे कैजुअल इनकम होते हैं, ऑल दो सारे कैजुअल इनकम नहीं टैक्सेबल होते, बट कुछ कैजुअल इनकम टैक्सेबल होते हैं। ओके, अब हमारे पास है रेवेन्यू रिसिप्ट वर्सेस कैपिटल रिसिप्ट। फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स ओनली रेवेन्यू रिसिप्ट को ही हम क्या करते हैं, टैक्सेबल करते हैं। कैपिटल रिसिप्ट को कभी भी टैक्सेबल नहीं करते। बट हाँ कुछ कैपिटल रिसिप्ट जो वो कैपिटल एसिड से अराइज होते हैं, जो कि हम कैपिटल गेन वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हमारा जो फोर्थ हेड ऑफ इनकम है आपको पता होगा क्या है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो उस चैप्टर में, उस बेसिकली हम कह सकते हैं पार्टिकुलर चैप्टर में जो भी कैपिटल एसेट की बात की गई है, कुछ पार्टिकुलर कैपिटल एसेट की बात की गई है जिससे अगर हमें गेन होता है तो ऑल्दो वो कैपिटल गेन होगा, ऑल्दो कैपिटल रिसिप्ट होगा, बट वो भी टैक्सेबल होगा। तो एक्सेप्ट हम कह सकते हैं कि कुछ कैपिटल रिसिप्ट को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट होती है उस पर हम इनकम टैक्स चार्ज नहीं करते, उस पर इनकम टैक्स नहीं पे करना होता है। बट all revenue receipt में, and मतलब all revenue receipt will shall be taxable under the income tax act, but
only those capital receipt which are referred in the capital gain chapter shall be taxable. ओके, वो हमें आगे जाके पढ़ना है, तो बस अभी आप याद रख लीजिए कि ओनली रेवेन्यू रिसिप्ट को ही हम टैक्सेबल करते हैं। कैपिटल रिसिप्ट सिर्फ वो वाला जो कि चैप्टर कैपिटल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में मेंशन है उसमें से। अब तीसरी बात आती है, हम नेट रिसिप्ट पे टैक्सेबल मतलब इनकम टैक्स निकालते हैं या फिर हम ग्रॉस रिसिप्ट पे। जाहिर सी बात है हम नेट रिसिप्ट पे निकालेंगे। नेट रिसिप्ट और ग्रॉस रिसिप्ट क्या होता है? ग्रॉस रिसिप्ट मान लीजिए आपने सैलरी अर्न किया 1 लाख रुपए, आपने हाउस प्रॉपर्टी से आपका आपका वो आया, रेंट आया, मान लीजिए पूरे साल का 5 लाख रुपए, सैलरी आया 1 लाख तो आएगा नहीं किसी का, आप सैलरी 1 लाख कोई थोड़ी ना कोई साल का कमाएगा। तो हम कह लेते हैं कि रेंट आया आपका 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का सैलरी आया, आपका टोटल हो गया इनकम 10 लाख रुपए आपकी ग्रॉस इनकम। अब सैलरी को कमाने के लिए आपने ट्रैवलिंग का खर्चा भी तो क्या होगा, डेली आप जाते होंगे, बस का किराया, मेट्रो का किराया देते होंगे, तो वो जो खर्चा है आप उसको माइनस कर लीजिए, उसके बाद जो आ जाएगा वो नेट इनकम आ जाएगा, और उस पे आपको इनकम टैक्स मतलब पे करना होता है। जैसे कि मान लीजिए 10 लाख का है आपकी टोटल हाउस प्रॉपर्टी, और इसको मिला के आपका 4 लाख का खर्चा आ गया, तो आपकी जो नेट रिसिप्ट बचेगी वो बचेगी 6 लाख रुपए, और इस पे आपको अकॉर्डिंगली योर स्लैब रेट क्या होता है आगे पढ़ेंगे, आपको टैक्स पे करना होगा। अब ड्यू बेसिस या रिसिप्ट बेसिस से डिपेंड करता है, ये याद रख लिया। और जनरली हम इनकम टैक्स में ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, बट कुछ इनकम है हमारे पास, अगेन कुछ इनकम है, वो हम आगे हम आपको समझ में आ जाएगा, हम आगे जब चैप्टर वाइज डिफरेंट डिफरेंट हेड्स के इनकम करेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा क्या क्या मेंशन है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें टैक्सेबल करना होता है। बट फिलहाल अभी यही याद रखिए कि ऑल हम जनरली हम ड्यू और रिसिप्ट को मानते हैं, बट पीजीबीपी हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो गया, इनमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड भी यूज किए गए हैं, जिसको हम उस पार्टिकुलर चैप्टर में देखेंगे। अभी मतलब देखिए कुछ फायदा नहीं है। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट जिसमें हमने देख लिया कि हमारे इनकम को किस किस तरह से टैक्सेबल करना होता है। अब दूसरी तीसरी बात आती है कि रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट को हम कैसे डिफरेंशिएट करें, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी अभी कि कैपिटल रिसिप्ट पे इनकम टैक्स नहीं लगता, कैपिटल रिसिप्ट इनकम टैक्स में टैक्सेबल नहीं होता, एक्सेप्ट फ्यू कैपिटल एसेट जो कि रिफर्ड है कहाँ पे, आपका चैप्टर 4 मतलब चैप्टर आपका जो है इनकम फ्रॉम अदर कैपिटल गेन में, है ना। तो इसीलिए क्योंकि हमें कैपिटल एसेट पर टैक्स पे करना नहीं होता, इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है कि हम कैसे एक पार्टिकुलर टाइप के एसेट को डिफरेंशिएट करें कि वो एक कैपिटल एसेट है या मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब वो हमसे उससे जो हमारे पास जो इनकम हो रही है वो कैपिटल रिसिप्ट है या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो याद रख लीजिए इसके हमारे पास दो तीन तरीके हैं। इसके क्या दो तीन तरीके हैं? पहला आप ये देखिए कि वो फिक्स कैपिटल है या फिर आपका सर्कुलेटिंग कैपिटल है, मतलब आपको जो इनकम आ रहा है वो फिक्स कैपिटल से आ रहा है या फिर आपका वर्किंग कैपिटल से आ रहा है। जैसे कि हमने कह दिया कि आपका फिक्स कैपिटल को पता होगा क्या होता है, आपके बिजनेस का जो मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी, आपका मतलब फिक्स कैपिटल क्या होता है, जो कि आप मोर देन 1 ईयर से के लिए आपका जिसकी लाइफ होती है और आप उसको बिजनेस में फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हो। तो आपकी जो प्लांट एंड मशीनरी हो गई, आपकी जो बिल्डिंग वगैरह हो गए, अगर आप इनको अपने आप बिजनेस कर रहे हो, मान लो कपड़े का, आपने जो आपकी जो भी फिक्स आपका आप बिजनेस कर रहे हो किस चीज का, कपड़ों का मतलब कपड़े को बेचती हो, आप कपड़े को परचेज करते हो बेचते हो, और वहां पे आपके फिक्स जो भी आपके जो टेबल्स वगैरह होंगे, चेयर्स वगैरह होंगे, या फिर लाइट्स वगैरह, इवन लाइट्स हम कह सकते हैं इवन क्योंकि उनकी भी 2-3 साल चल जाती है, ये सारे क्या हो जाते हैं हमारे फिक्स फिक्स कैपिटल हो जाते हैं, मतलब फिक्स एसेट हो जाते हैं। और अगर हम इनको बेचते हैं क्योंकि ये पुरानी हो गई, मान लो चेयर आपका पुराना हो गया, टेबल पुराना हो गया, इनको बेचते हैं, इससे जो भी पैसा आता है वो हमारा कैपिटल रिसिप्ट होता है, वो हमारा क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट होता है, एंड अकॉर्डिंगली उस पर टैक्स वो टैक्सेबल नहीं होता है। एंड ऑल्दो कुछ बच्चे जिनको थोड़ी बहुत इनकम टैक्स पता होगा, तो उनको पता होगा कि कैपिटल गेन वाले चैप्टर में इसको टैक्सेबल किया गया, बट अभी हम उसको नहीं रिफर कर रहे, ये बात याद रख लिया, अभी हम उस चैप्टर को रिफर नहीं कर रहे, बट अभी हम कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट पर समझ रहे हैं। ठीक है, तो फिक्स ऑल्दो ये जो कैपिटल मतलब फिक्स एसेट से जो भी हम बेचेंगे और उससे हमारा कोई भी पैसा आएगा तो हमारे क्या आ जाता है, कैपिटल रिसिप्ट आ जाता है। वही अगर हम वर्किंग कैपिटल की बात करें, मतलब स्टॉक्स वगैरह, क्योंकि हम अगर हम कपड़े बेचते हैं उससे हमारा पैसा आता है तो हमारा रेवेन्यू नेचर का होता है और उससे आपको टैक्स पे करना होगा, तो याद रख लीजिए। एक तो ये हो गया फिक्स कैपिटल है, सर्कुलेटिंग कैपिटल है, और दूसरा आपका आपका ये है कि इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट और ट्रेडिंग एसेट, मतलब अगर आपका ट्रांसफर मैंने जैसे कि बोला कि आपका टेबल हो गया था पुराना, आपने उसको बेच दिया, या फिर आपका प्लांट हो गया था पुराना, आपका बिल्डिंग हो गया था पुराना, आपने उसको बेच दिया, क्योंकि वो आपका बिजनेस तो नहीं है ना बेचने का, क्योंकि आप डेली तो नहीं बेचते ना टेबल, आप तो बेचते हो कपड़े, आप बेच दिया वो, तो जो आप डेली करते हो वो तो आपका रेवेन्यू नेचर का हो जाएगा, जैसे लाइक कपड़ा, और आप जो डेली नहीं करते, जिसका टेबल डेली नहीं बेचते,
तो वो आप जो टेबल बेचोगे वो आपका कैपिटल एसेट हो जाएगा, उस पर आपको अकॉर्डिंगली टैक्स पे करने की नीड नहीं होगी। ओके, तो ये मैं थोड़ा सा ज्यादा करवा रहा हूँ, जल्दी मतलब करवा रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट का, क्योंकि ये फाउंडेशन में भी 4 नंबर का पूछता है पेपर में, तो आपने फाउंडेशन में भी इसको पढ़ा होगा। अब हमारे पास कैसे, अगेन हमारे पास कुछ मेथड दिए हुए जैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। पहला ट्रांजेक्शन एंटर इनटू द कोर्स ऑफ बिजनेस। इसका मतलब ये है कि आप, जैसे कि मैंने, आपका मतलब ये ट्रांजेक्शन क्या है, मतलब अगर आप वो ट्रांजैक्शन अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहे हो, जैसे कि मैंने कहा था कि हमारा हमारा कपड़ों का बिजनेस है, हमने अपना टेबल बेच दिया, तो मुझे बताओ आपका टेबल आपने बेच दिया, क्या टेबल आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है? बिल्कुल नहीं। आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? सेलिंग ऑफ क्लॉथ्स। तो ये तो आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, तो इसलिए आपका ये, आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा, अकॉर्डिंगली आपका कैपिटल गेन होगा। ठीक है, इस पे आपको टैक्स पे करने की नीड नहीं होगी। ठीक है, और अगर हम वही कपड़ों की बात करें, तो वो आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला तो यही कि ट्रांजैक्शन आप देखिए कि आपका कोर्स ऑफ बिजनेस में है या नहीं है। ठीक है, सेकंड हमारे पास प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी। मैंने क्या कहा, प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी। देखिए, हमें जो भी प्रॉफिट अराइज होता है शेयर्स को बेचने से, शेयर्स को बेचने से या सिक्योरिटीज को बेचने से, या फिर लॉस होता है, मैं प्रॉफिट की भी बात करूंगा, वो जो प्रॉफिट होता है, तो क्या वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है? तो ये डिपेंड करता है आपकी इंटेंशन से। मान लीजिए मैंने अभी एक शेयर्स खरीदा, रिलायंस कंपनी के 1000 शेयर्स। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसको 2 साल 3 साल बाद आराम से बेचूंगा, जब इसकी प्राइस बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे को लग रहा है रिलायंस कंपनी का ग्रोथ अच्छा है, ये जा रही है नेचुरल गैस में, जा रही है इसमें, जा रही है आपका मोटर कार में, जिसमें सब में जा रही है, तो इसको ऐसा करता हूँ मैं शेयर्स खरीद लेता हूँ, 2-3 साल तक रखता हूँ। तो यहाँ पे मेरा इंटेंशन क्या, मेरा इंटेंशन है कि इसको 2-3 साल पहले रखना, उसके बाद इसको बेचना, मतलब मेरा पर्पस है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना। तो अगर याद रख लीजिए, आपका पर्पस इन्वेस्टमेंट करना है, तो इसलिए आपका पर्पस है इन्वेस्टमेंट करना है शेयर्स में, तो उस केस में जो आपका जो जो भी प्रॉफिट अराइज होगा उस इन्वेस्टमेंट से, वो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। याद रख लेना, वो क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। ठीक है, बट हमारा पर्पस इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैंने क्या कहा, मैंने, मेरा पर्पस इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैंने क्या कहा है, मैं इसको ऐसा करता हूँ, आज खरीदता हूँ, मेरे को लग रहा है इसकी प्राइस परसों जो है वो ज्यादा जा सकती है, मतलब अभी इसकी प्राइस 2000 है, परसों इसकी प्राइस 2300 हो सकता है, तो मैं इसको परसों बेच दूंगा। तो मैंने आज खरीदा, इसको परसों बेच दिया, तो जो 300 रुपए का जो प्रॉफिट हो गया, इस पे मेरे को टैक्स पे करना होगा, क्योंकि ये रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। ठीक है, याद रख लीजिए। शेयर्स के केस में मैं मोटिव देखना होता है कि मेरा मोटिव क्या है। अगर मेरा मोटिव है कि इसको 1 साल से ज्यादा के पीरियड के लिए, या फिर इसको एक लॉन्ग टर्म के लिए, इसको मेरे को इन्वेस्टमेंट की तरह होल्ड करना है, तो फिर तो ये हमारा कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मेरे को इंट्राडे टाइप करना है, इंट्राडे अगर अपने शेयर मार्केट में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखा होगा, आपको पता होगा, बेसिकली मेरे को इन्वेस्टमेंट के लिए होल्ड नहीं करना, मेरे को क्या करना है, इससे प्रॉफिट अर्न करना है शॉर्ट टर्म पीरियड में, तो इसलिए उस केस में वो हमारा क्या हो जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। ये जो लाइन है ब्लू लाइन में, ये जो आपका ब्लू बॉक्स में आप देख रहे हो, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें यही लिखा हुआ है कि, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, आपको अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम उसको इंट्राडे में उसको करते हैं, अगर मैंने आज खरीदा और 3 दिन बाद बेच दिया, तो वो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाता है। बट उसका भी एक एक्सेप्शन है। उसका एक्सेप्शन क्या है, अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करते हैं इन अकॉर्डेंस विद सेबी गाइडलाइन या फिर आरबीआई गाइडलाइन, तो उस केस में जो भी उनका स्टॉक इन ट्रेड जो होता है ना, वो हमारे कैपिटल एसेट के अंदर कहलाता है। कैपिटल एसेट की तरह ट्रीट होता है और वो कैपिटल रिसिप्ट बन जाता है। याद रख लीजिए, ये सिर्फ एक्सेप्शन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए ही है। ठीक है, ऑल्दो इसको मैं आगे कैपिटल गेन वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है, तो अगर अभी आप यहाँ पे इसको इग्नोर भी कर दोगे तो चलेगा, बट मैं यही कहूंगा कि छोटा सा पॉइंट है, याद रख लेना। तीसरा जो हमारे पास जो पॉइंट है पहचानने के लिए कैपिटल रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट, वो है ट्रांजेक्शन। मतलब आपने ट्रांजैक्शन कितने बार किया, मतलब मैंने कहा कि सर मैंने सिर्फ एक ही बार ट्रांजैक्शन किया, तो क्या वो रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा या कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा? देखिए, जनरली क्या होता है, जनरली आपका जो रेवेन्यू रिसिप्ट के केस में क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे कपड़ों का बिजनेस है, तो मैं कपड़ों को पहले परचेज करूंगा बल्क में, फिर उसको बल्क में सेल करूंगा, बल्क में परचेज करूंगा, बल्क में सेल करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, बार बार होते रहेगा, बार बार होते रहेगा। तो इस केस में ये क्या बन जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इवन ए सिंगल ट्रांजेक्शन में कॉन्स्टिट्यूट ए बिजनेस, या इवन ए सिंगल ट्रांजेक्शन भी हमारा बिजनेस बन सकता है, इवन इफ इट इज आउटसाइड द नॉर्मल, रिपीटेशन ऑफ नेसेसरी नहीं है। थस अ बल्क परचेज
फॉलोड बाय बल्क से, जैसे मैंने आपको कहा कि हमने बल्क परचेज करते हैं, बल्क सेल करते हैं, बाय सीरीज ऑफ रिटेल परचेज एडवेंचर, वो भी हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कहलाएगा। जाहिर सी बात है, मैंने कहा बल्क परचेज करते हैं, बल्क सेल करते हैं, द इनकम अराइज वो टैक्सेबल हो जाएगी। मैंने बोला जैसे कि आपको हमने परचेज करते सेल करते परचेज करते सेल, ये क्या हो गया, तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया, तो ये जाहिर सी बात है हमारा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, बट अगर हम कोई ऐसे चीज को परचेज कर रहे हैं जैसे कि जिसका हमारा कोई इंटेंशन ही नहीं है सेल करने का, रीसेल करने का, जैसे कि मैंने क्या कहा, मेरे कपड़े का बिजनेस है और मेरे को बिजनेस स्टेब्लिश करना है, तो मैं फर्नीचर लगवाऊंगा, कुछ टूल्स लगवाऊंगा, चेयर्स लगवाऊंगा कस्टमर के लिए, तो उस पे जो भी मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा वो मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, और मैं अगर उसको बेचूंगा तो वो हमारा कैपिटल, ये मतलब वो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं कहलाएगा, कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। तो ये आपका ये डिपेंड करता है कि आपका इंटेंशन किया, अगर आपका इंटेंशन है रीसेल का तो हमारा कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा, इंटेंशन क्या रीसेल का नहीं है तो हमारा कैपिटल रिसिप्ट नहीं कहलाएगा। तो ये इसकी बात करें, इट्स कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। ओके, चौथा है हमारे पास लिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है, मैं अगर आपको आसान सी भाषा में बताऊं लिक्विडेटेड डैमेजेस का, तो आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया, अब ये बेसिकली जनरली सीए फर्म में होता है कि आपने क्या किया, 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपको 6 महीने तक टैक्स की सर्विस देनी है, अगर आप फेल हो गए 3 महीने में तो हम आपसे इस पे इतना 40 लाख रुपए या फिर 50 लाख रुपए आपसे हम चार्ज कर लेंगे। ठीक है, तो ये यही मान लो कि एक कंपनी के साथ, एक फर्म के साथ हुआ और उस फर्म ने फेल हो गई, तो फिर उसको फिर फर्म को लिक्विडेटेड डैमेजेस पे करना पड़ता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि क्या ये लिक्विडेटेड डैमेजेस टैक्सेबल होती है या नहीं होती है। तो याद रखिए जो लिक्विडेटेड डैमेजेस होती है ये ऑल्दो एक कैपिटल रिसिप्ट होती है। मैंने क्या कहा, रिसिप्ट, तो देखिए आपके लिखा हुआ है रिसिप्ट ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस डायरेक्टली और एंड इंटीमेटली लिंक्ड विद प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हिच लीड टू डिले इन कमिंग विद कैपिटल। देखिए मैंने बोला था जिसकी ये क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक है, द अमाउंट रिसीव्ड बाय एसएससी टुवर्ड्स कंपनसेशन इज नॉट, ये हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, मैंने बोला था आपको, तो ये कैपिटल रिसिप्ट कहलाता है, ये बात याद रख लेना आप। लिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं तुम्हें सर्विस दूंगा 6 महीने तक 10 लाख रुपए का, अगर आप नहीं, कोई भी बंदा फेल होता है तो 40 लाख रुपए एज ए कंपनसेशन पे करेगा, तो जो 40 लाख रुपए एज ए कंपनसेशन पे करता है वो 40 लाख रुपए क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट होता है, क्योंकि हम नॉर्मली थोड़ा रिसीव करते हैं, है ना। फिफ्थ हमारे पास कंपनसेशन ऑन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसीज लेस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप एजेंसी बिजनेस को टर्मिनेट कर रहे हो, उस पे आपको कंपनसेशन मिल रहा है। तो याद रखना, इसके पास आपको एक चीज याद रखनी है, अगर आपका सिंगल, मतलब देखिए व्हेन एसएससी रिसीव्स कंपनसेशन ऑन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बिजनेस बीइंग द ओनली सोर्स ऑफ इनकम, मतलब अगर आपके पास सिर्फ एजेंसी का ही सोर्स ऑफ इनकम है, तो उस केस में जो भी आपका टर्मिनेशन होगा एजेंसी का, जो भी आपको कंपनसेशन मिलेगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल नेचर का हो जाएगा। और ठीक है, कैपिटल नेचर का हो जाएगा और टैक्सेबल हो जाएगा, उसकी बात बस ये याद रख लीजिए, वो कैपिटल नेचर का, टैक्सेबल कैसे होगा हम आगे देखेंगे, बस ये याद रख लीजिए। अगर आपका वो ओनली सोर्स ऑफ इनकम है, क्या एजेंसी अगर आपका ओनली सोर्स ऑफ इनकम है, तो इसलिए उस केस में वो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल नेचर का हो जाएगा। बट वो आपका ओनली सोर्स अगर इनकम नहीं है, वेयर द एसएससी हैज अ नंबर ऑफ एजेंसीज एंड वन ऑफ देम इज टर्मिनेटेड, मतलब आपके पास बहुत सारी एजेंसीज है, आपके पास एक ही सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आपके पास बहुत सारी एजेंसीज है, एंड उनमें से अगर एक टर्मिनेट हो जाती है और उसके बाद जो आपको कंपनसेशन मिलता है, तो वो उस केस में वो रेवेन्यू नेचर का हो जाएगा, ये बात याद रख लीजिए। ये बस आपको थोड़ा सा इस पॉइंट में, इस केस में बस आपको दो चीज याद रखनी है, आपके एमसीक्यू में क्या पता आ सकता है, मतलब आने का मतलब आ सकता है, अच्छा पॉइंट है, बस आपको इतना याद रखिए, नीचे का पॉइंट आप मत पढ़िए, नीचे का पॉइंट है इसके बाद, क्योंकि वो सारी टैक्सेबिलिटी के बारे में है जो कि हमें आगे पढ़ना है, अभी आपको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर आपका एजेंसी ही ओनली सोर्स ऑफ इनकम है, उस केस में तो वो हमारे कैपिटल नेचर का रिसिप्ट होगा, बट हमारा एजेंसी ओनली सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट, मतलब 2 से ज्यादा 3 से ज्यादा बहुत सारे एजेंसी है, उस केस में अगर मान लो एक एजेंसी टर्मिनेट हो जाता है, उससे कंपनसेशन मिलता है, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाता है। ठीक है, गिफ्ट का क्या केस है, गिफ्ट का केस आगे में पढ़ना है, बट याद रख लीजिए हमारे पास जितने भी गिफ्ट हम जो रिसीव करते हैं वो कैपिटल रिसिप्ट होता है, क्योंकि गिफ्ट हम डेली थोड़ा रिसीव करते हैं, तो इसलिए क्या हो जाता है, कैपिटल रिसिप्ट होता है। ठीक है, गिफ्ट कैपिटल रिसिप्ट होता है, क्या गिफ्ट टैक्सेबल होता है या एग्जेम्प्ट होता है। तो याद रख लीजिए, गिफ्ट अगर हम रिलेटिव से रिसीव करते हैं या फिर मैरिज में रिसीव करते हैं, मैंने क्या कहा, गिफ्ट अगर हम रिलेटिव से रिसीव करते हैं या फिर मैरिज वगैरह में रिसीव करते हैं, और हमारे पास कुछ स्पेसिफाइड केसेस है, इन तीनों के अलावा हम गिफ्ट अगर रिसीव करते हैं और उसकी वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा होती है, तो वो टैक्सेबल होती है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है ऐसा, वो हमें आगे जाके पढ़ना है, बट मैंने क्योंकि गिफ्ट के बारे में तुमने बता दिया। ठीक है, ये पढ़ा इग्नोर भी कर सकते हो। तो ये था हमारा कुछ डेफिनेशन पार्ट जो कि हमने देख लिया है। अब बात है हमारे पास इंडिया, इंडिया का मतलब क्या होता है।
ऑल्दो हमारे पास 30 मिनट से ज्यादा हो गया, बट हम ट्राई मैंने करूंगा कि मैं आपके पास थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाऊं। द टर्म इंडिया, इंडिया का मतलब क्या होता है, बस देखिए ये हमारी डेफिनेशन उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद रख लीजिए इंडिया का डेफिनेशन क्या होता है, टेरिटोरियल वाटर, मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 में है। इसकी जो टेरिटोरियल वाटर होती है, ठीक है, वो होती है कंटिनेंटल शेल्फ होती है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होती है, और एनी अदर स्पेसिफाइड अगर कुछ मरीन है तो वो, ठीक है। अब बात आती है कि प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर क्या होता है। असेसमेंट ईयर याद रख लीजिए कि ऑलवेज 12 मंथ का पीरियड होता है। मैंने कहा असेसमेंट ईयर ऑलवेज 12 मंथ का पीरियड होता है, और असेसमेंट ईयर ऑलवेज 1 अप्रैल से चालू होते हैं। मैंने क्या कहा, असेसमेंट ईयर में दो चीज आपको याद रखना, क्या चीज, दो चीज आपको याद रखना है असेसमेंट ईयर में, कि एक तो ये 12 महीने का होना चाहिए, 12 महीने का होना चाहिए, 6 महीने का नहीं हो सकता, 9 महीने का नहीं हो सकता, 11 महीने का नहीं हो सकता, 11.5 का नहीं हो सकता, 12 महीने का फिक्स से पीरियड होना चाहिए, उससे कम का नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये आपका 1 अप्रैल से वो होना चाहिए, चालू होना चाहिए। मैंने क्या कहा, ये 1 अप्रैल से हमारा ये चालू होना चाहिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि असेसमेंट ईयर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड इट इज ऑलवेज ए पीरियड ऑफ 12 मंथ। अब बुक के साथ पढ़ेंगे तो आपके लिए और बेटर होगा, अगर आप सेल्फ स्टडी स्टूडेंट है तो पूरा आप अच्छे से कर सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम इसको पढ़ लेते हैं तो अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पे हम इसको पढ़ लेते हैं। द टर्म हैज बीन डिफाइंड एज, देखिए इस लाइन को हम पढ़ते हैं। द टर्म हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन, मतलब 2 क्लॉज 9 में इसको डिफाइन किया गया है। इसका मतलब क्या होता है, पीरियड ऑफ 12 मंथ। मैंने क्या कहा, इसका मतलब क्या होता है, पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग ऑन 1 अप्रैल एवरी ईयर, ठीक है। दिस द ईयर इन विच इनकम इज अर्न इज द प्री, मैंने क्या बोला था, कल ही आपको बोला था कि हम जिस ईयर में इनकम अर्न करते हैं उसे कहते हैं प्रीवियस ईयर, और जो प्रीवियस ईयर की इनकम होती है नेक्स्ट ईयर, मतलब उसकी जो फॉलोइंग ईयर होती है उसमें टैक्सेबल होती है, उसे हम कहते हैं असेसमेंट ईयर। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपके सिलेबस के लिए जो प्रीवियस ईयर मैंने आपको कल ही बताया था वो क्या है, 21-22, और आपका जो असेसमेंट ईयर है वो क्या है, 22-23, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर भी 12 मंथ का होता है, बट याद रख लीजिए प्रीवियस ईयर जरूरी नहीं है कि 12 मंथ का ही हो, प्रीवियस ईयर कम का भी हो सकता है। प्रीवियस ईयर मैंने क्या बोला, कम का भी हो सकता है, इवन प्रीवियस ईयर तो एक दिन का भी हो सकता है, इवन कुछ घंटों का भी हो सकता है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रीवियस ईयर 12 मंथ का ही हो। मान लीजिए आपने क्या किया, 30 मार्च को आपने बिजनेस स्टेब्लिश किया, 30 मार्च को आपने बिजनेस स्टेब्लिश किया, 31 मार्च को क्या होता है, बिजनेस क्लोज होता है, फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। तो आपका जो प्रीवियस ईयर हो जाएगा सिर्फ एक दिन का होगा, ठीक है। तो याद रखिए प्रीवियस ईयर जो है शॉर्टर देन हो सकता है 12 मंथ से, बट असेसमेंट ईयर शॉर्टर देन नहीं हो सकता 12 मंथ से। प्रीवियस ईयर होता क्या है, जिसमें हम इतने इनकम को अर्न करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारे पास, कुछ इसको देख लेते हैं। A is running a business from 1993 onwards. Determine the previous year for the assessment year 22-23. तो previous year क्या हो जाएगा, assessment year जो दे दिया 22-23, तो previous year का क्या हो जाएगा, जो हमारा 21-22 है ना, 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 22 तक। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने फर्म सेटअप किया 1 जुलाई 2021 को। इन्होंने 1 जुलाई 2021 को अपना वो कर दिया। इनका जो वो हो जाएगा प्रीवियस ईयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 जुलाई से लेके आपका 31 मार्च 2022 तक। भी मैंने बोला था प्रीवियस ईयर होता है हमारा 12 मंथ से लेस का भी हो सकता है, ठीक है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम है वो, उसको अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम है, हम इसको अब इसको हम कर लेते हैं आज, और उसके बाद हम आज आपको छोड़ देंगे। अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, कि वो सोर्स ऑफ इनकम जिसको इनकम टैक्स में या फिर आपने आईटीआर में नहीं शो किया गया है, ठीक है। इसके बेसिकली 4-5-6 पार्ट है, इसको जल्दी से देख लेते हैं, 5 पार्ट को आज देख लेते हैं क्योंकि हमारा टाइम ज्यादा हो गया। पहले हमारे पास कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट होता क्या है, कि आपके बैंक के अकाउंट में अचानक से 1 करोड़ रुपए क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। इनकम मतलब असेसिंग ऑफिसर आया, मतलब हम कह सकते हैं कि आपके पास असेसिंग ऑफिसर आया और आप कह रहे हो कि मेरे को पता ही नहीं कि कैसे क्रेडिट हो गया। तो उस पे जो 1 करोड़ का जो इनकम है उस पे आपको 30 मतलब 78% का टैक्स पे करना होता है। याद रख लीजिए जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम होता है ना, उस पर 78% का टैक्स पे करना होता है। वो 78% कैसे आया वो आगे देखना है हमें, ठीक है। बट अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अनडिस्क्लोज्ड इनकम में 78% का टैक्स पे करना होता है, ठीक है। तो देखिए आप पढ़ भी सकते हैं, वेयर एनी इनकम इज फाउंड क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ द असेसी एंड द असेसी ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन। मतलब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट तो हो गया है, ठीक है, और आप कोई
इसको एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो कि अबाउट द नेचर एंड सोर्स और एक्सप्लेनेशन ऑफर इज नॉट, या तो आप एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं पा रहे या फिर कोई सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो, जो अमाउंट जो आपका क्रेडिटेड हुआ है तो वो आपका चार्जेबल हो जाएगा इनकम की तरह, और उस पर 78% का टैक्स लगता है। ये बात याद रख लीजिए, क्योंकि ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम होता है। दूसरा जिसका टाइप है वो अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट है। मान लीजिए आप आईटीआर वाईटीआर फाइल करते बढ़ते नहीं हो, आपने क्या किया, ड्रग्स वगैरह से आपने छुपा छुपा के इलीगल सोर्स से अपने इनकम अर्न किया। उसके बाद आपकी मैरिज हुई तो आपकी डिमांड बढ़ी, आपने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा एक लंबा सा 10 करोड़ का बिल्डिंग खड़ा कर दिया, उसके बाद 10 करोड़ की एक गाड़ी ले ली, बीएमडब्ल्यू, ये सब आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। इनकम टैक्स वाले ने आपको देखा, नजर बनाई और आपसे पूछा, भाई तूने आईटीआर तो जिंदगी में आज तक फाइल नहीं करी, तो तेरे पास ये कहाँ से पैसे आ गए? आप चू 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 सर 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 ऐसे ऐसे एकदम चुप हो गए, आप जवाब ही नहीं दे पा रहे। तो वो जो आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो बीएमडब्ल्यू है, चाहे वो आपकी कार हो, या चाहे चाहे वो आपकी जो बिल्डिंग है 10 करोड़ की, वो उन सबको सीज्ड कर लिया जाता है। उस पर आपको 78% टैक्स पहले पे करना होता है, उसके बाद ही उसको छोड़ा जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, ये हमारे सेक्शन 69 के अंदर रिफर्ड है। उसके बाद है हमारे पास अनएक्सप्लेन्ड मनी। अनएक्सप्लेन्ड मनी का मतलब कह सकते हैं कि आपके पास क्या है, कोई भी आप ओनर बन गए हो किसी भी ऐसे बुलियन के या फिर ज्वेलरी के या फिर कोई भी हाई वैल्यू ऑफ मनी के, ठीक है, और उसको आपने अपनी आईटीआर में दिखाया नहीं है, उसको अपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया गया है, तो उसे हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड मनी। ठीक है, हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, थोड़ा सा हम कह सकते हैं अलग है उससे, बट आपको उससे समझ में आ जाएगा। आपने देखा होगा कि हाल ही में आप जो भी मैच वैच देखते हो, तो हार्दिक पांड्या को वहां पे रोक लिया था। ऑल्दो थोड़ा सा उसमें कस्टम का भी रूल था, बट हार्दिक पांड्या को वहां पे उसको रोक लिया था। कहाँ पे? जब वो मैच खेल के आया था आईपीएल वगैरह, वर्ल्ड कप वगैरह, तो उसको मुंबई एयरपोर्ट पे रोक लिया था, क्योंकि उसने एक घड़ी पहनी थी, एक मतलब बहुत ही महंगी सी घड़ी पहनी थी जिसकी वैल्यू करोड़ों में थी। क्यों उसको, उस घड़ी को उसको हम कह सकते हैं कि ऐसा अब भी अफवाह आया था कि उसके घड़ी को उसको रोक लिया था क्योंकि उसने घड़ी पे टैक्स पे नहीं किया था। जो वो क्या था, वो कौन सी कैटेगरी का पार्ट था इनमें से, वो था ये अनएक्सप्लेन्ड मनी था। मतलब आप ऑनर बन गए हो किसी ऐसे ज्वेलरी के, किसी ऐसे बुलियन के, किसी ऐसे मनी के, और उसको आपने अपने आईटीआर में दिखाया ही नहीं था। ठीक है, तो उसे हम अनएक्सप्लेन्ड मनी कहते हैं। उसको पकड़ेंगे तो फिर उस पर भी अगेन हमारा 78% का टैक्स पे करना होगा। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब वो तो था, जब हमने सेकंड पॉइंट में बात की तो आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपने उसमें तो थोड़ा सा भी नहीं दिखाया था अपने बुक्स ऑफ अकाउंट, उसमें आप आईटीआर फाइल नहीं करते थे, इसमें आप आईटीआर फाइल कर रहे हो, बुक्स ऑफ अकाउंट में भी दिखा रहे हो। बट मान लीजिए आपने किया कर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ का, आपने बुक्स में दिखाया 10 लाख रुपए, तो बहुत ही ज्यादा ये तो गलत बात है ना? तो इस केस में जो डिफरेंस है उस पर आपको अगेन 78% का टैक्स पे करना होता है। ये एग्जाम्पल अगेन आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं आपको इसमें पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ बस आप उसके उतना सुनो, उसके बाद पढ़ लो, मेरे लेक्चर के बाद इनफ हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं वो भी बताने लगूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, नहीं तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर दीजिए किस पॉइंट में दिक्कत है, मैं आपको कमेंट में ही बता दूँ। फिफ्थ हमारे पास क्या, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। इसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो आपने देखा होगा फिर हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी एक फिल्म है, उसमें आपने देखा होगा जो बाबू राव होता है, वो जो वहाँ पे जो एरिया, जो मोहल्ला की जो आपकी जो बाई वाई रहती है, जो हमारी लेडीज लेडीज रहती है, उनको क्या कहता है कि मैं यहाँ पे 3 नल गड़वा दूंगा, 3 नल गड़वा दूंगा। एक जिसको ठंडे पानी से नहाना है वो ठंडे पानी से नहाए, जो गर्म पानी से नहाना है वो गर्म पानी से नहाए, और जिसको एक नल मैं उसके लिए गड़वाऊंगा, जिसको नहीं नहाना हो तो वो बिना मतलब उसी के नीचे बैठे रहे। तो मुझे, और उसके बाद जो कुछ लोग थे वहाँ पे वो शक करने लगे थे, जैसे हमारे जॉनी लीवर वगैरह जो थे, वो शक करने लगे थे, भाई इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, इसके पास है तो किराए देने के लिए भी पैसे नहीं, इतने पास पैसे कहाँ से आ गए? इसे ही कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। मतलब आपके पास कुछ पैसे वैसे थे नहीं, और आप फालतू में, हम कह सकते हैं कि कुछ भी आप खर्चे करते जा रहे हो, तो वैसे ही, तो वही हमारा ये एग्जांपल हम कह सकते हैं अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर का, कि आपने कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर किया जिसकी आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो अगेन आप पकड़े जाओगे, तो उस पर अगेन आपको 78% का टैक्स पे करना होगा। तो हम यहीं पे आज रुकते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, क्योंकि हमारा टाइम ज्यादा हो गया है, तो हम फिर यहाँ से कल की क्लास में करेंगे। और मैं आपको बस ये बोलना चाहूंगा कि आपको जैसी भी लगी हो क्लास, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। थैंक यू सो मच।